गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA BSc सेकेंड ईयर। आज हम अपना नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर का नाम है संसाधन भूगोल। और आपका कौन सा पेपर है? यह है प्रथम पेपर है। पेपर का नाम है संसाधन भूगोल, पेपर प्रथम। देखिए क्या है इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि संसाधन भूगोल का अर्थ, परिभाषा उसके बारे में बताइए, या संसाधन भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डिटेल में प्रथम क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। आपका मानव भूगोल है, उसमें भी प्रथम प्रश्न उसी से पूछा जाता है। सिद्धांत पूछ लेता है, अर्थ, परिभाषा, महत्व या अन्य विषयों से संबंध। जो प्रथम क्वेश्चन है वो इसी से बनता है कि संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र की व्याख्या करते हुए आप उसके बारे में, उसके महत्व को प्रदर्शित कीजिए। BA के बच्चे हैं उनका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक। BSc के जो बच्चे हैं वही सेम क्वेश्चन उनके 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। तो आज हम बात करेंगे संसाधन भूगोल की। देखिए क्या होता है, अगर सबसे पहले हम बात करें तो भूगोल को एक सामान्य विषय के रूप में पढ़ा जाता था, और फिर जैसे जैसे भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि होती गई, भूगोल की दो शाखाएं बनी। एक था भौतिक भूगोल, एक था फर्स्ट था भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या था? मानव भूगोल। दूसरा क्या था? मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में आप सभी जानते हैं चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जितनी भी चीज़ें होती थी, उन नदियाँ, पर्वत, पठार, उन सभी का वर्णन किस में किया जाता था? भौतिक भूगोल में। जबकि मानव में मानव का वर्णन किया जाता था। मानव के जीविकोपार्जन के साधन कौन से हैं, कौन सी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, या कौन कौन से प्रकार के संसाधन हैं। तो जो संसाधन भूगोल की अगर हम बात करें तो संसाधन भूगोल भी पहले किसकी शाखा थी? कौन सी शाखा से विकसित हुआ है? मानव भूगोल से। एक्चुअली होता क्या है कि जब मानव भूगोल में ही संसाधन भूगोल को पढ़ा जाता था, इसकी एक मुख्य शाखा है जिसको हम बोलते हैं आर्थिक भूगोल। और इस आर्थिक भूगोल की शाखा क्या है? संसाधन भूगोल। पहले मानव भूगोल शाखाओं में विभाजित हुआ, जिसमें आर्थिक भूगोल आता था। अब आर्थिक भूगोल जैसे ही उसका विषय क्षेत्र अति व्यापक हुआ, अत्यधिक विस्तारित रूप हुआ, तो एक ही सब्जेक्ट के रूप में इतने विषय के बारे में जानना संभव नहीं था। इसलिए क्या हुआ, उसकी अनेक उप शाखाएं बनी, जिसमें से क्या था? संसाधन भूगोल एक है। जो संसाधन भूगोल है, आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में उसका नाम आया। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो भूगोल का विभाजन हुआ, दो मुख्य शाखाओं के रूप में हुआ था। एक था भौतिक भूगोल और दूसरा था मानव भूगोल। मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल का भी वर्णन किया जाता था। जैसे जैसे कोई भी विषय होता है, उसका जैसे विषय क्षेत्र बढ़ता जाता है तो वह अनेक शाखाओं में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो जितने भी प्रकार के संसाधन थे वो सभी किस में पढ़े जाते थे? आर्थिक भूगोल में पढ़े जाते थे। कि मनुष्य अपने जीवन स्तर में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता था वो किस में किया जाता था? आर्थिक भूगोल में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र बढ़ता गया, वह भी अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसमें से एक जो शाखा है उसका नाम क्या है? संसाधन भूगोल। देखिए अगर हम बात करें कि संसाधन की भूगोल में जो संसाधन का जो अध्ययन है प्रारंभ में किस में होता था? आर्थिक भूगोल में होता था। सबसे पहले जो संसाधन भूगोल का जो अध्ययन किया जाता था वो किस में किया जाता था? आर्थिक भूगोल में किया जाता था। लेकिन संसाधनों के विश्लेषण तथा विशेषीकरण के आधार पर क्या हुआ? भूगोल की एक पृथक शाखा का विकास हुआ। भूगोल की एक पृथक शाखा का विकास हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा? संसाधन भूगोल। कारण क्या था? जो संसाधनों के जो विश्लेषण था तथा विशेषीकरण, उसके आधार पर हमने क्या किया? आर्थिक भूगोल को शाखाओं में विभाजित, उप शाखाओं में विभाजित कर दिया, और एक नए भूगोल की नींव पड़ी, जिसको नाम क्या देते हैं हम? संसाधन भूगोल। तो भूगोल की कई उप शाखाओं में विभाजन हुआ। जैसे संसाधन भूगोल है, आर्थिक भूगोल कई टुकड़ों में हुआ। तो जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, परिवहन भूगोल है, इन सभी का क्या हुआ? विकास हुआ। अब आर्थिक भूगोल से कौन कौन सी शाखाएं बनी? संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, जब भूगोल बहुत अधिक विस्तृत रूप में नहीं था तो ये सभी
जो भूगोल हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते थे, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता था। लेकिन जैसे ही आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई, तो जितने भी भूगोल हैं जैसे संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, परिवहन भूगोल है, इसकी अनेक उपशाखाएं बन गई और इनको एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में क्या मिली, मान्यता मिलनी प्रारंभ हो गई। बात करते हैं कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित पृथ्वी तल पर जितने भी परिवेश पाए जाते हैं उसमें मानव की आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित पाया जाता है। मनुष्य के श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को अनेक आर्थिक तथा व्यापारिक जो है वो कार्य करने पड़ते हैं, और जैसे ही आर्थिक तथा व्यापारिक कार्य करता है जिसके कारण उसकी जो तकनीकी बौद्धिक विकास है उसमें वृद्धि पाई जाती है। पहले क्या होता था, मनुष्य जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था और उसका एकमात्र उद्देश्य ही क्या था, अपने जीवन स्तर को उच्च बनाना नहीं था बल्कि अपने जीविकोपार्जन करने के साधन उपलब्ध करवाना था। कि कंदमूल खाता था, लकड़ी काटता था, आखेट करता था, शिकार करता था, मछली पकड़ता था और इन्हीं कार्यों से विकास किया। मानव ने क्या प्रारंभ किया, मत्स्य पालन को बड़े पैमाने पर किया, व्यापार करना प्रारंभ किया, कृषि तथा आधुनिक औद्योगिक जो गतिविधियां थी वो विकसित की कि फसलों का उत्पादन इतना ही नहीं करना, आवश्यकता से अधिक करना ताकि हम क्या कर सकें, उनका व्यापार कर सकें। बागायती फसलों का विकास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बौद्धिक तकनीकी जो क्षमता थी उसका उपयोग किया और जिसके कारण उनका जो सामान्य जीवन था उसमें परिवर्तन किया जा सके। उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में जंगल में रहता था, कंदमूल फल खाता था, लेकिन जैसे ही बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ, बौद्धिक क्षमता का विकास होने से मछली पालन करता था, लेकिन उसके बाद उसी चीज़ को बड़े पैमाने पर करने लगा। औद्योगिक क्रियाओं में, व्यापारिक गतिविधियों में जो मानव है उसकी भूमिका मुख्य पाई गई। पहले क्या होता था, मनुष्य सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा भरण पोषण के लिए ही आर्थिक क्रियाएं करता था, सिर्फ इतना ही कार्य करता था कि उसके परिवार का पालन पोषण या उसका जो भरण पोषण है वह आसानी से हो जाए। परंतु धीरे धीरे उन्नत तथा सुखी बनने की भावना ने कि मुझे और अधिक विकास करना है और अधिक सुखी बनना है, तो इस भावना ने आर्थिक क्रियाओं का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया। कि कार्य तो पहले भी करता था लेकिन पहले सिर्फ भरण पोषण के लिए ही कार्य करता था। अब मनुष्य क्या हो गया था, तकनीकी कौशल विकसित हो गया था। तकनीकी कौशल विकसित होने से अब उसमें बुद्धि का ज्ञान आ गया था और उसने सोच लिया कि मुझे अपने परिवार को और सुविधा संपन्न बनाना है। और इसी भावना ने क्या किया, उसको जो कार्य थे उसके कार्यों का के जो दायरा था उसको बढ़ा दिया। विभिन्न भागों में उनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी तल पर कहीं भी भौगोलिक दशाएं एक समान नहीं पाई जाती हैं। धरातल है, भौगोलिक संरचना है, जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, उन सभी में विभिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि मनुष्यों के व्यवसाय में भी क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। सेम काम कहीं नहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार का क्षेत्र होता है उसी प्रकार के वहाँ पर व्यवसाय भी क्या पाए जाते हैं, उसी प्रकार के वहाँ पर व्यवसाय भी पाए जाते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जो प्रकृति होती है, मात्रा होती है, विधि होती है, स्थानों की भौगोलिक जानकारी संसाधन भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र बन गई, मुख्य विषय वस्तु बन गई कि कहाँ पर कौन सा हमें संसाधन उपलब्ध होगा जिसके माध्यम से हम उसका उपयोग करें और जो हमारा जीवन स्तर है उसमें हम क्या कर सकें, उसमें हम परिवर्तन कर सकें। नेक्स्ट बात आती है कि संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है। देखिए, आपने अकबर बाबर का ज़माना सुना होगा, युद्ध करते थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम जिस भूमि पर युद्ध कर रहे हैं उसके नीचे विभिन्न प्रकार की धातुएं मिलती हैं, उनका उपयोग वो नहीं करते थे। और जब तक उन धातुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा वो संसाधन नहीं है। कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और किसी भी वस्तु को अपने लिए उपयोग करता है। अगर किसी वस्तु का उपयोग करता है तो ही वह संसाधन है। अगर भूमि के नीचे सोना दबा हुआ है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। हम उसको निकालेंगे, उपयोग में लेंगे, तब क्या है, वो हमारे लिए संसाधन है। तो जो कोयला पेटी है, लोहा पेटी है, वो तो पहले भी ज़मीन में थी, लेकिन जब से मानव उनका उपयोग करने लगा है तब से वो संसाधन की श्रेणी में शामिल हो गए। मानव क्या है, मानव स्वयं भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वह भी विभिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं देता है, जिसके कारण मानव भी क्या है, एक संसाधन है। संसाधन भूगोल का अर्थ बात करते हैं। संसाधन भूगोल का अर्थ कि इसका अर्थ क्या होता है।
आप सभी जानते हैं कि जैसे संसाधन नाम से ही पता चल रहा है, और संसाधन भूगोल की अगर हम बात करें तो मानव सहित सभी संसाधनों की जो विशेषताएं पाई जाती हैं, स्थानीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, स्थानिक वितरण पाया जाता है, उपयोग के प्रतिरूप का अध्ययन, वो सब क्या है, मानव संसाधन भूगोल है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनके दोहन से संबंधित जानकारी का भी क्या किया जाता है, उसमें अध्ययन किया जाता है कि कौन सी वस्तु हमें कहाँ मिलेगी, उस चीज़ की जानकारी हो जाए और तब हम उस जो संसाधन है उसका दोहन करना प्रारंभ करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जब तक हम किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे वह संसाधन नहीं कहलाएगा। वह संसाधन कब बनेगा, जब हम उस वस्तु का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। जब तक हम उस संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे वह संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगा। संसाधन कब बनेगा, जब मानव क्या करेगा, उसका उपयोग करेगा। अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन की, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, कह सकते हैं कि करोड़ों वर्षों से क्या थे, भूमि के नीचे दबे हुए थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो पेट्रोलियम पदार्थ थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो पेट्रोलियम निकालने तथा उनके दोहन के लिए तकनीक का विकास किया गया और वर्तमान समय में पेट्रोलियम आर्थिक तंत्र का मुख्य साधन बन गया है। वर्तमान में पेट्रोलियम क्या है, संसाधन है, लेकिन जब तक हमने पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं किया, उसको बाहर नहीं निकाला, तब तक वह संसाधन नहीं था। संसाधन कब बना, वह संसाधन तब बना जब मानव ने क्या किया, उस संसाधन का उपयोग किया। पेट्रोलियम का हमने उपयोग किया, तब से क्या कहलाया, वह संसाधन कहलाया। मानवीय जो क्रियाएं होती हैं उसके विभिन्न कारक तत्व तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के अकॉर्डिंग जो आर्थिक भूगोल की जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु से संसाधन भूगोल को पृथक शाखा के रूप में विकसित किया गया। क्यों अलग विकसित किया गया, क्योंकि आर्थिक भूगोल से जो संसाधन भूगोल है वो कौन सी भूगोल से उत्पन्न हुआ है, आर्थिक भूगोल से उत्पन्न हुआ है। और किसी एक विषय के अंतर्गत इतना अधिक भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण क्या हुआ, आर्थिक भूगोल से एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन भूगोल बोलते हैं। इन्होंने कहा कि वर्तमान जो आर्थिक हमारी जो क्रियाएं हैं संसाधनों पर आधारित है। मानव किस पर आधारित है, संसाधनों पर। कृषि है, कृषि पर आधारित है, क्या है, संसाधन है। भूमि का उपयोग करते हैं, भूमि क्या है, संसाधन है। तो उन्होंने यही कहा कि वर्तमान जो आर्थिक क्रियाएं हैं किस पर, मुख्यतः संसाधनों पर आधारित हैं। खनिज संसाधनों पर हो सकती हैं, जल संसाधनों पर हो सकती हैं, वन्य संसाधनों पर हो सकती हैं, भूमि संसाधन पर हो सकती हैं। लेकिन जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं मनुष्य की किस पर निर्भर करती हैं, इन्हीं संसाधनों पर निर्भर करती हैं। पृथ्वी के जितने भी समस्त संसाधन हैं उनकी विशेषताओं की बात करें, उत्पादन की बात करें, क्षेत्रीय वितरण की बात करें, उन वितरण के प्रतिरूपों का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और किस दृष्टि से, संसाधन भूगोल की दृष्टि से। अगर कोई भी वस्तु संसाधन है तो कहाँ पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो ये जो भी विषय क्षेत्र है वह संसाधन भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हम कह सकते हैं कि संसाधन भूगोल क्या है, कि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात और अज्ञात प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज है, उद्भव है, वितरण है, उसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता है, उपयोग, प्रतिरूप है तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, संसाधन भूगोल है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, संसाधन भूगोल हैं। कि पृथ्वी तल पर जो भी पाई जाने वाले ज्ञात अज्ञात जो भी है वो क्या है, संसाधन भूगोल के अंतर्गत शामिल है। उसका क्षेत्रीय वितरण क्या पाया जाता है, किस प्रकार, उसमें स्थानिक भिन्नता, उपयोग, वो सारी चीज़ें किसमें, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, संसाधन भूगोल के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में संसाधन भूगोल में न केवल ज्ञात संसाधनों का ही अध्ययन किया जाता है बल्कि नए संसाधनों की खोज की जाती है। नए संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं वर्तमान समय में, अज्ञात जो संसाधन है उनकी खोज करना, वो सभी किसमें शामिल हैं, इसी संसाधन भूगोल में शामिल हैं। बात करते हैं, इन्होंने क्या किया कि नए नए क्षेत्रों की खोज करना जहाँ से हमें संसाधन उपलब्ध हो सकें, नए विकल्प तलाशना, इनकी रणनीति बनाना,
इन सभी को संसाधन भूगोल में विशेष महत्व दिया जाता है। कारण क्या हुआ, 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो अनेक गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत थे उनका विकास किया गया। कारण क्या था कि भावी जीवन के लिए जितने भी संसाधन हैं उनकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए और उनका संरक्षण तथा विकास को महत्व दे सकें, इसके लिए हमने क्या किया, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनको क्या किया, उनको तलाशना और उनको उपयोग करना, वैकल्पिक रूप में उनका उपयोग करना हमने क्या किया, आरंभ किया। देखिए जो ऊर्जा संसाधन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये ऐसे साधन हैं जो एक निश्चित समय अवधि के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, आप सभी जानते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है। उत्पत्ति किस प्रकार हुई कि एक समय ऐसा था, हिमयुग था, हमारी जो पूरी पृथ्वी थी वन ही वन थे। जैसे ही प्रलय आई क्या हुआ, वो सारे वृक्ष नीचे दब गए, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे वो सब नीचे दब गए। देखिए ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में हस्तांतरित हो जाती है। क्या हम पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों से क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हम कार्य करते हैं, वो ऊर्जा दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊर्जा का एक नियम है, ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। अब जो बड़े बड़े जो पेड़ थे, विशालकाय पेड़ थे, आपने डायनासोर सुना होगा, डायनासोर के लुप्त हो गए, उस समय जो विशालकाय पेड़ हुआ करते थे वो जमीन के नीचे दब गए। अब क्या थी, ऊर्जा थी, जैसे ही नीचे दब गए उसमें पड़ी दाब पड़ा, ताप पड़ा, उसके कारण क्या हो गए, वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। क्या हम चाहें तो कोयला बना सकते हैं दोबारा से? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा था। फिर वो ऊर्जा जो मोटे मोटे जो पेड़ थे उनकी जो ऊर्जा थी वो किस में रूपांतरित हुई, वो कोयले में रूपांतरित होगी। जितना अधिक दाब ताप उष्मा उसको प्राप्त हुई उसी रूप में कोयला उतनी ही अच्छी क्वालिटी का उसमें बनता गया। तो ऊर्जा क्या किस में परिवर्तित हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गई, प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गई। और एक समय ऐसा आया जब मानव क्या कर रहा है, उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि ऊर्जा है, ऊर्जा को हम रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। एक से दूसरे में हम क्या हो जाती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। मनुष्य भोजन करता है, पेड़ पौधों में जो ऊर्जा होती है कहाँ पहुँच जाती है, मनुष्य के पास पहुँच जाती है, सही है। तो और मनुष्य जब कार्य करता है तो उस ऊर्जा को क्या कर देता है, वह खर्च कर देता है। वापिस से ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो यही चीज़ आती है कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा, जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी ऊर्जा संसाधन है अगर हमें उनको बनाना है, उनको बचाए रखना है, उनका संरक्षण करना है, तो हमें गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उनको बढ़ाना होगा। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सही है, जवारीय ऊर्जा है, क्या इनके माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य कर सकते हैं। नदी का जल ऊपर से जल गिर रहा है उसके माध्यम से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कारक क्या थे कि जो गैर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसे स्रोत जो भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जो भविष्य में कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा कि जो कोयला पेट्रोलियम है हम उसको किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, जब हम गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत हैं जब हम उनको वैकल्पिक तौर पर हम उनका उपयोग करेंगे तो जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिसमें कोयला ही काम में आता है। तो कोयला आज भी क्या है, भारत के लिए मुख्य आधारभूत उद्योगों के लिए आधार का कार्य करता है। तो हमने क्या किया, उस कोयले को संरक्षित करने के लिए हमने क्या किया, गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत हैं उनको वैकल्पिक तौर पर क्या उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया ताकि जो हमारे परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं हम उनका संरक्षण कर सकें। ये थी संसाधन भूगोल के अर्थ की हमने क्या की थी, बात की। अब बात करते हैं कि जो संसाधन भूगोल है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। संसाधन भूगोल के विकास की बात करते हैं कि जो संसाधन भूगोल है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। संसाधन भूगोल की बात करें
कि भौगोलिक ज्ञान का जो प्रारंभ हुआ मानव सभ्यता के उद्भव के साथ ही, जिस प्रकार से मानव की सभ्यता विकसित हुई उसी प्रकार से भौगोलिक ज्ञान का भी क्या होता चला गया, विकास हो गया। धीरे धीरे जो भौगोलिक ज्ञान था उसका जो विषय क्षेत्र है वह विस्तृत होता गया। पहले भौगोलिक ज्ञान हमें इतनी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ती गई, विकसित होती गई, वैसे ही मानव भौगोलिक जो ज्ञान है उसमें भी क्या होता गया, उस भौगोलिक ज्ञान का भी विकास होता गया। प्रारंभ में खगोलीय एवं भौतिक भूगोल से संबंधित तथ्यों का ही समावेश किया जाता था, लेकिन प्रारंभ में खोज, अन्वेषण, यात्राओं के द्वारा क्या हुआ, विभिन्न तथ्यों का संग्रह किया जाने लगा, मानचित्रण बनाए जाने लगे और मानव विकास के भरण पोषण के लिए कंदमूल, फल एकत्रित करना, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना आदि कार्यों की ही क्या पाई जाती थी, प्रकृति आदि कार्यों से ही वह प्रकृति का दोहन करता था। लेकिन सभ्यता जैसे जैसे विकास के साथ आगे बढ़ी, कृषि और खनन कार्य भी बढ़ते चले गए। कृषि और जो खनन कार्य है उन्होंने आधुनिक रूप ले लिया और इस प्रकार मनुष्य के कह सकते हैं कि अपने पर्यावरण के जितने भी संसाधन थे उनसे परिचित होने के कारण ही जो संसाधन भूगोल है उसका विकास क्रम प्रारंभ हो गया। देखिए, जब तक मनुष्य को इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, मनुष्य क्या था, जंगल में शिकार करता, पशुपालन करता, शिकार करता और मछली पकड़ता, कंदमूल फल खाता। और लेकिन जैसे ही उसने सिर्फ प्रकृति का क्या करता था, दोहन करता था, लेकिन जैसे ही उसमें बुद्धि का विकास हुआ उसने कृषि तथा खनन जैसी जो हमारी व्यवस्थाएं थी उसके माध्यम से अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करने का सोच लिया और वर्तमान उसको आधुनिक रूप दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले अपने पर्यावरण के जितने भी संसाधन थे उससे परिचित होने के साथ साथ संसाधन भूगोल का विकास क्रम प्रारंभ हुआ कि धीरे धीरे उन सभी संसाधनों के बारे में जानने लगा। और प्रारंभिक जो दौर था इस समय यह जो अध्ययन था वह एक पृथक शाखा के रूप में न होकर भूगोल में ही किया जाता था। जितना भी ज्ञान था वो सब किसके रूप में पढ़ते थे, हम एक भूगोल विषय के रूप में पढ़ा जाता था। सबसे पहले वह भूगोल विषय के रूप में ही पढ़ा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रारंभिक जो भौगोलिक ज्ञान था एक विषय के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन कालांतर में विशेषीकरण के कारण सर्वप्रथम क्या हुआ, भूगोल दो शाखाओं में विभाजित हुआ। एक था भौतिक भूगोल, दूसरा था मानव भूगोल। इसमें क्या किया था कि जो संसाधनों का अध्ययन किया जाता था मानव भूगोल के क्रम के या मानव भूगोल में ही उसका संसाधन जो भूगोल था उसका उपयोग किया जाता था। एक जीन ब्रून्स महोदय थे, उन्होंने ऐसा मानना था कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में भूमि शोषण का भूगोल को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। भूमि शोषण के भूगोल को उन्होंने प्राथमिकता दी थी और उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भोजन, वस्त्र, आवास आदि को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और भूमि के शोषण में के भूगोल में कृषि, पशुपालन, आखेट, खनन आदि व्यवसायों को मुख्य स्थान दिया। इसी प्रकार एक अमेरिकन विद्वान थे, नाम था हैटिंगटन, उन्होंने मानव भूगोल की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जल, मृदा, खनिज, जीव जंतु, पौधे तथा मानवीय आवश्यकताओं तथा व्यवसायों को भी उसमें शामिल किया था। इन दोनों का ऐसा मानना था कि ये जितने भी साधन हैं ये सब क्या हैं, ये भी संसाधन भूगोल में शामिल होने चाहिए। क्यों, जल है, वन है, उन वो क्या है, सब संसाधन हैं और संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी की बात आई। शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें, भूगोल में विशेषीकरण हुआ। विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। जैसे ही आर्थिक भूगोल का विकास हुआ 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, प्रारंभिक दशक में होट शोन थे, सावर था, जोन्स था, ये जितने भी विद्वान थे इनका क्या था कि जो हमारे आर्थिक भूगोल में जितने भी प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका उपयोग कृषि, उत्खनन, विनिर्माण, उद्योग, संसाधन संरक्षण के अध्ययन को उन्होंने क्या किया, उसमें समाविष्ट किया। और विषय वस्तु के साथ ही उन्होंने क्या कहा कि जैसे स्मिथ महोदय थे, उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने वाणिज्य भूगोल को विकसित किया। जो स्मिथ महोदय थे, अर्थशास्त्री थे, उनका ऐसा मानना था कि जो वाणिज्य भूगोल है उसको एक विशेष विकसित करने में स्मिथ जो महोदय था उनका विशेष योगदान रहा। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके उपरांत अगर प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन पर बल दिया जाने लगा। अनुकूलतम होता है बिल्कुल अनुकूल, जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। उस अनुकूलतम उपयोग पर, दोहन पर बल दिया जाने लगा। संसाधन भूगोल की अगर हम बात करें, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अगर उसके उद्भव की बात करें 1953 में, कब हुआ था, 1953 में एक जिमरमैन महोदय थे। कौन थे, जिमरमैन।
संसाधन भूगोल की स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव 1953 में हुआ। जिमरमैन, इनकी एक पुस्तक थी विश्व के संसाधन एवं उद्योग। इन जिमरमैन महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी विश्व के संसाधन और भूगोल एवं उद्योग। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिमर महोदय ने कब लिखी थी? 1953 में। और ऐसा माना जाता है कि उसी समय जो संसाधन भूगोल है वह एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ था। इसके प्रकाशन के साथ ही जो संसाधन भूगोल है वह एक स्वतंत्र शाखा के रूप में क्या हो गया था, उसका विकास हो गया था। सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनुष्य क्या करता गया, सभ्यता का विकास होता गया। धीरे धीरे जो मनुष्य की आवश्यकताएं ही थी वह बढ़ती गई और जो संसाधन भूगोल है उसका विषय क्षेत्र भी विस्तृत होता गया। नए नए क्षेत्रों की खोज हुई जिसके कारण जो संसाधन भूगोल है उसका विषय क्षेत्र भी क्या होता गया, विस्तृत होता गया। अन्य विद्वानों की सहायता से संसाधन भूगोल की जो विषय वस्तु है उसको निर्धारित करने में मनुष्य के संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों तथा संसाधन उपयोगिता के अध्ययन को संसाधन भूगोल में शामिल किया गया कि मनुष्य है वह कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करता है और कौन कौन से संसाधन हमें किस प्रकार से उपलब्ध होते हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे, संसाधन भूगोल में उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या होता है कि जो मानवीय क्रियाएं होती हैं अपने प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं कि जिस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण होता है उसी प्रकार की उस क्षेत्र में मानवीय क्रियाएं पाई जाती है। यदि मनुष्य पर्यावरण की सहन शक्ति से बाहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो क्या होगा, तो संसाधन संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो हम संसाधनों पर क्या हो जाएगा, जितनी उसकी आवश्यकता है, अगर आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करेगा तो संसाधन संकट उत्पन्न हो जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम बात करें संसाधन भूगोल में मानवीय क्रियाओं की प्राकृतिक पर्यावरण के उन पारस्परिक संबंधों का दोनों का उसमें अध्ययन किया जाता है कि मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक पर्यावरण उन दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। संसाधन भूगोल का जो अध्ययन बिंदु था, मुख्य अध्ययन बिंदु था, क्या था, मानव संसाधन। संसाधन भूगोल का जो मुख्य अध्ययन बिंदु था क्या था, मानव संसाधन, क्योंकि वह प्रकृति में विद्यमान कह सकते हैं कि पदार्थों का स्वरूप बदलकर विभिन्न रूपों से उसकी उपयोगिता ग्रहण करता है। मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है और वह अपने उपयोग के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार क्या कर सकता है, जितने भी संसाधन हैं उनका रूप परिवर्तन करके उनकी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। इसलिए मनुष्य क्या था, संसाधन भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु था। मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन था और जितने भी संसाधन हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, उन सभी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाना चाहिए, संसाधन भूगोल में किया जाना चाहिए। ये था हमारा संसाधन भूगोल की, हमने बात किसकी की थी, इतिहास की। कल हम बात करेंगे संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, संसाधन भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित करने में जिमरमैन की कौन सी पुस्तक की विशेष उपलब्धि रही है? ठीक है, या जिमरमैन ने कब अपनी पुस्तक की रचना की थी जिसके माध्यम से वे संसाधन भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में उसका विकास हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।